गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। नमस्ते जी, नमस्ते। लगभग 10 से 12 क्लासेस बाकी हैं। क्या भाई, नोटिफिकेशन के बाद कैसे हालात हैं? आज बोनस शेयर की है। अब ये ईएफएम के अंदर भी लिख रखा है बोनस इश्यू। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। मेरे हालात ऐसे है कि मैं कुछ कर नहीं सकती। ये टाइमिंग जो है वो आपके अभी बोनस इश्यू एक ही चैप्टर है, उसके बाद ड्यूटी शुरू होगी 1 जुलाई से लगभग। तब वापस जो वो टाइमिंग डिस्कस कर लेंगे आपके साथ। एक अच्छे से प्लान की जरूरत है। भाई, प्लान से पहले कुछ चीजें जो वो आप कीजिएगा। कितने लोग हैं जिन्होंने पिछला जो है वो एग्जाम दिया था? भाई, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपने नोटिफिकेशन से पहले एक भी यूनिट जो है वो की है ना, एक सिंगल यूनिट अगर आपने की है ना, इसका मतलब आप कंपटीशन में आगे हैं। समझ आ रही बात? अगर आपने एक सिंगल यूनिट भी की है, सिंगल वर्ड भी पढ़ा है अगर नोटिफिकेशन से पहले तैयारी के हिसाब से, तो भी आप आगे हैं। क्योंकि मैक्सिमम जो वो तैयारी शुरुआत ही अब करते हैं। सबसे पहले तो एक काम कीजिएगा, 5-10 मिनट बात कर लेते फिर शुरू करते हैं ना। सबसे पहले तो अपना जो पुराना पेपर आपने दिया है ना, उस पेपर को जो वो लीजिए, और उस पेपर के अंदर उसको क्या कीजिएगा, सब्जेक्ट वाइज जो वो पता कीजिएगा। सब्जेक्ट वाइज में क्या, इस सब्जेक्ट से टोटल क्वेश्चंस कितने थे, जिसमें से करेक्ट कितने हुए, रॉन्ग कितने हुए, नॉट अटेंडेंट कितने थे जिनको नहीं किया, और नेट क्वेश्चंस बचे कितने। ये सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज। जैसे एबीएसटी है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अलग, कॉस्ट अकाउंटिंग का अलग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का अलग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का अलग, टैक्स के अलग, उसके बाद में ऑडिट के अलग और स्टेट्स के अलग। ठीक है। फिर इसके बाद में जो ये आपके रॉन्ग हुए हैं और जो आपने अटेंड नहीं किए थे, उन क्वेश्चन को देखिए, और अभी वाली तैयारी के हिसाब से कौन कौन सा ऐसे क्वेश्चन है जिनको आप अब जो है वो सही कर सकते हो। कि भाई, ये पिछली बार नहीं हुए थे लेकिन इस बार जो है मेरे जो नॉलेज है उसके हिसाब से मैं ये जो है चीज़ें सही कर सकता हूँ। उसके हिसाब से आप हर सब्जेक्ट के अंदर आप पता कीजिए कि सब्जेक्ट के अंदर कितने मार्क्स जो वो गेन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जो आप अपना प्लान बनाइए, प्लान बनाने से पहले ये आपका एक बेसिक फॉर्मेट है, फिर प्लान आपका अपने आप बनेगा। ये इवोल्यूशन है। पहले अगर आप खुद की परफॉर्मेंस इवोल्यूट करोगे कि भाई क्या चीज़ है, क्या किस तरीके से है, तो फिर उस केस के अंदर आप आगे अच्छे से प्लान जो अपने आप से बना पाओगे।
समझ आ रही है बात? और घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये एग्जाम जो है फर्स्ट टाइम वाले हैं। पेपर लीजिए, देखिए, और उसको पता कीजिए कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आप आसानी से कर सकते हैं। जो कि जो आपने यूनिट कर रखी है उसमें से कि ये क्वेश्चन तो मैं कर सकता था, खुद से एक बार उस पेपर को मिलाइए तो भी पता चल जाएगा। बाकी स्ट्रेटेजी जो है उसके लिए अलग से एक वीडियो भी बना देंगे, तो उसमें हाँ, सबसे पहले तो वो उसमें कौन सी मूवी धमाल में कहते हैं ना वो कि लाल बटन दिख रहा है कहाँ दबा दिया, वो नहीं दबाना। वैसे वैसे घबराना नहीं है, शांति से आराम से जो है वो करना है। कुछ ऐसा हार्ड नहीं है, बहुत ही आसानी से होगा। बस दिल माइंड से रहो, ये पेपर है ही ऐसा। इसके अंदर जो वो जैसे अपन राजस्थानी में कहते हैं ठिमरनेस की शांति जो है वो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। जितना आदमी शांत रहेगा उतना जो वो अच्छा परफॉर्म करेगा। आपको ज़्यादा जल्दबाजी और ज़्यादा जो है वो घबराओगे तो उससे आपको नुकसान ही होगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। कई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो, वैसे होंगे बहुत कम, लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो आज तैयारी शुरू करेंगे, अभी तैयारी शुरू करेंगे और एग्जाम क्रैक करेंगे। अब जो है आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये कंपटीशन है। अगर एक दिन भी आपका वेस्ट हो रहा है तो एक इसका मतलब आप कंपटीशन में जो है वो पीछे हो रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है वो थोड़ा शांति कहाँ मिलेगी, मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा चिल रहिए और थोड़ा स्ट्रेटेजी के हिसाब से सोचिए कि भाई इसमें पेपर में और मैं कहाँ से मार्क्स जो वो गेन कर सकता हूँ। आराम से कर लोगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ठीक है भाई, शुरू करें अपन। स्ट्रेटेजी जो है अपन बाद में डिस्कस करेंगे, अभी जो है वो अपन पढ़ लेते हैं एक बार। भाई आपके पास जितना समय जो एक्स्ट्रा बचता है उसमें जो है वो आप थर्ड पेपर जो है उस पर थोड़ा और कंसंट्रेट करें। वहाँ भी आप अच्छा जो है वो स्कोर कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स जो वो गेन कर सकते हैं। शुरू करें भाई। अकाउंटिंग फॉर बोनस इश्यू। सबसे पहला क्वेश्चन सोच समझ के जवाब दीजिएगा। अगर कोई कंपनी जो है उसके आपने शेयर रख रखे हैं और कंपनी जो है वो बोनस इश्यू करती है, मतलब कि बोनस शेयर इश्यू कर रही है, तो एज ए शेयर होल्डर आप क्या होंगे? खुश होंगे, दुखी होंगे, क्या होंगे? और एक चीज भाई ध्यान रखिएगा, आपको लगेगा कि इतने एग्जाम फॉर्म भरते हैं, इतने सारे कुछ करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। पढ़ने वाले वाकई कम है। इंडिया में जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट इस कारण नहीं है कि रोजगार नहीं है। ये एक प्रोस्पेक्टिव है कि रोजगार नहीं है। दूसरा प्रोस्पेक्टिव ये भी है कि अगर आप ढंग का कैंडिडेट ढूंढने जाओगे जो जिसके पास रिक्वायर्ड स्किल हो, वो कैंडिडेट नहीं मिलता। और हर कंपनी के जो सीईओ है उनका हमेशा से ये जो है, आप उनके स्टेटमेंट सुनोगे कि भारत इतना बड़ा देश है लेकिन इसमें स्किल लोग मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो अपने आप को थोड़ा अच्छा और थोड़ा सा नॉलेजेबल बनाओ। अपने आप से जो एग्जाम क्लियर होंगे, उसमें कोई चिंता वाली बात है नहीं। क्योंकि बाकी क्या होते हैं, ये बरसाती मेंढक है सबसे ज्यादा। तो स्टूडेंट जो भी है वो मैक्सिमम बरसाती मेंढक है। जैसे ही नोटिफिकेशन आता उस दिन जो वो जागते हैं और उसके बाद में थोड़े दिन जो वो उनकी आवाज़ें सुनाई देती है और फिर वापस जो वो सो जाते हैं। तो मैक्सिमम स्टूडेंट इस तरीके के ही हैं। तो इस वजह से इन चीज़ों में आप जो चिंता में नहीं आए कि भाई इतने स्टूडेंट हैं और इतने लोग हैं। और दूसरी चीज़,
इस चीज में भी नहीं रहे कि सर हमने तो नेट किया है, बाकी इतने सारे जो JRF जो किए हुए, भाई CA वालों को और इनको पढ़ाते हुए 6-7 साल हो गए, और इतने एक्सपीरियंस से एक बात मैं जरूर कह सकता हूँ कि अंडर कॉन्फिडेंस से जितने स्टूडेंट फेल होते हैं उससे ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस से फेल होते हैं। क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर आदमी गलती करता है, अंडर एस्टिमेट जो करता है खुद आदमी, वो मेहनत ज्यादा करता है कि भाई मेरे को इतनी चीज नहीं आती, तो एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करता है। और जो ओवर कॉन्फिडेंस में होता है वो हमेशा जो है इस तरीके की गलतियां ज्यादा करता है। बिल्कुल करनी चाहिए भाई। लिमिट कुछ है ही नहीं, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है जितना कर सकते हो उतना बेस्ट करो। बस ये कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर आप ज्यादा एफर्ट दो तो ज्यादा फायदा मिलेगा। समझ आ रही बात? वो चीज पहले पता कर लो, ताकि ये जो मैं इवोल्यूशन करने का कह रहा हूँ ना, ये सारी चीजें आपको ये चीजें पता करने में, जैसे अगर आपने जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एनालिसिस किया और मान लीजिए उसमें से पिछली बार 50 क्वेश्चन आए और उसमें से 45-46 आपके सही हुए, या इस तरीके की सिचुएशन थी, तो फिर उसमें आप 11-12 की बुक के अंदर और ज्यादा जाओ, उसमें कोई मतलब है नहीं। भाई ये कौन है जो बोनस शेयर पे दुखी हो रहे हैं? बोनस शेयर पे दुखी होने का कोई कारण? बोनस शेयर, कंपनी बोनस शेयर इश्यू कर रही है आपको, कंपनी नहीं, शेयर होल्डर के हिसाब से। मेरे पास 2000 शेयर थे, कंपनी ने कहा कि 2000 पे 2000 बोनस शेयर देंगे, 2000 पे 2000 जो है वो बोनस शेयर देंगे। तो जब मुझे शेयर मिलेंगे तो मुझे खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? फिर तो खुश होंगे। समझिएगा, भाई अगर आपको एग्जाम का डर लगता है ना, इसका मतलब ये है कि आप सही ट्रैक पे हैं, आपकी तैयारी अच्छी है। जिसने नहीं पढ़ रखा है ना, उसका एग्जाम देते ही कॉन्फिडेंस देखो, नोटिफिकेशन के टाइम कॉन्फिडेंस देखो, वो हमेशा ज्यादा रहेगा। और जो मेहनत करेगा उसको पता चलेगा कि भाई अभी जो है वो और ज्यादा मेहनत करनी है। तो अगर आप थोड़े डर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। राइट भी बढ़ जाएंगे, फ्यूचर प्रॉफिट बढ़ने की पॉसिबिलिटी। देखिएगा, समझिएगा, अगर कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो इसमें ना खुश होने की बात है ना दुखी होने की बात है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, एक तरीके का कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व हो रहा है। बाकी इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल समझिएगा, जैसे ये इनके इक्विटी शेयर कैपिटल है 10,000 ऑफ 10 ईच, 1 लाख रिजर्व एंड सरप्लस, 2 लाख, और उसके अलावा सन्ड्री लाइबिलिटीज 2 लाख। सन्ड्री एसेट्स कितने हैं? 5 लाख। क्लियर है? अभी अगर हम शेयर होल्डर की पता करें कि एक शेयर की वैल्यू क्या है, तो हम क्या कहेंगे, शेयर होल्डर की शेयर कैपिटल है, पेड शेयर कैपिटल है 1 लाख, और उसके अलावा 2 लाख के रिजर्व है, टोटल 3 लाख की इनकी वैल्यू है। और डिवाइडेड बाय कि कितने लोगों में बटेंगे, 10,000 में बटेंगे, तो एक शेयर जो है उसकी वैल्यू कितनी बनती है, अप्रोक्सीमेटली 30 रुपये जो वो बनती है। क्लियर है? समझ आ रही बात?
अब इसके बाद में कंपनी ने क्या किया, 1:1 के बेसिस पे बोनस इश्यू कर दिया। ठीक है, जैसे ही बोनस इश्यू करेंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि पहले 1 लाख था, अब 1:1 है, मतलब कि एक के ऊपर एक शेयर जो बोनस शेयर इश्यू कर रहे हैं, मतलब कि 10,000 शेयर की जगह अब 10,000 प्लस कितने हो जाएंगे, 10,000 कितने, 20,000। तो ये 1 लाख प्लस 1 लाख कितने हो जाएंगे, 2 लाख रुपए। पैसा तो कहीं से लिया है नहीं, तो ये पैसा जो 1 लाख यहाँ पर ट्रांसफर किए वो कहाँ से किए गए हैं, रिजर्व एंड सरप्लस से, जो कि यहाँ पर कितना था, 2 लाख था, और जिसमें से क्या कर देंगे, ये 1 लाख जो है वो कर देंगे, तो अल्टीमेटली कितना बचेगा यहाँ पर, 1 लाख। कोई नई एसेट या लाइबिलिटी आई है क्या, नहीं, कुछ भी नहीं आया है, तो ये कितना है, 2 लाख, और ये सन्ड्री असेट्स कितना है, 5 लाख। अभी अगर कैलकुलेशन करें तो उस केस के अंदर क्या होगा कैलकुलेशन, ये कहेंगे कि भाई 2 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल है और 1 लाख के रिजर्व एंड सरप्लस है, लेकिन अब जो शेयर है वो कितने हो गए, 10,000 प्लस 10,000, 20,000, तो कितने हो गए, 15 रुपये। सर आप तो कह रहे थे कुछ होगा ही नहीं, है तो कम हो गया, पहले 30 रुपये थे अब 15 हो गए। तो पहले जिसके पास मान लीजिए 1,000 शेयर थे तो उसकी वैल्यू क्या थी, 1,000 × 30 थी, कितना था, 30,000। उसके बाद में अब जो है वो उसके पास शेयर कितने हो जाएंगे, 1,000 के बदले में 1,000 प्लस 1,000 जो है वो उसको बोनस मिल जाएगा, कितने, 2,000 × 15, कितने, 30,000। क्या ये बात समझ आई, क्या ये बात समझ आई आपको। क्लियर है, समझ आ रही बात। जब कंपनी के पास रिजर्व जो ज़्यादा हो जाते हैं और उस केस के अंदर वो क्या करती है, इस तरीके का काम करती है, तो बोनस शेयर को जो है कई बार उसके लिए एक वर्ड यूज होता है जिसमें अपन क्या कहते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, जिसे हम क्या कहते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा सोच समझ के कि बोनस शेयर के लिए, बोनस शेयर इश्यू करने के लिए हम कौन कौन से रिजर्व जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई ईएफएम वाले जो है वो आंसर ना भी दे तो भी चलेगा, क्योंकि उन्होंने अभी जो वो रिजर्व के बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं और उनके है भी नहीं सिलेबस के अंदर, जितना काम का वो इस बोनस के अंदर ही है। लेकिन एबीएसटी वाले जो है वो इसको ज़रूर जवाब दें कि भाई बोनस शेयर इश्यू करने के लिए कौन कौन से रिजर्व जो है वो अवेलेबल हैं। बोनस शेयर इश्यू करने के लिए कौन कौन से रिजर्व अवेलेबल हैं। एक तो हम फुल्ली पेड बोनस शेयर इश्यू कर सकते हैं, और एक हम क्या कर सकते हैं, पार्टली पेड को फुल्ली पेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई हमने कहा कि एक काम करो, आप 10 रुपए पे 5 रुपए दे रखे हैं, कैपिटल रिजर्व, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, फ्री रिजर्व, या सेकंड नंबर अपन सिक्योरिटी प्रीमियम लिख देते हैं। थर्ड नंबर पे
फ्री रिजर्व। सबसे पहले स्पेसिफिक CRR, ठीक है, मतलब कैपिटल रिजर्व नहीं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व नहीं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है। क्या ये सही है? अब इसमें किसी को कोई लग रहा है कि गलत है? कई बार तो कंपनी क्या करती है, फुल्ली पेड बोनस शेयर इश्यू करती है कि भाई 10,000 जो है शेयर है, और हम उसके बाद में क्या करते हैं, 10,000 पे 5,000 जो बोनस शेयर इशू कर दिए, इस तरीके से करते हैं। कई बार कंपनी क्या करती है, जैसे कुछ पार्टली पेड होते हैं, जैसे इसका जो सेक्शन है उसी के अंदर लिखा है कि भाई बोनस शेयर तभी इशू होंगे जब फुल्ली पेड हो, उसी के ऊपर बोनस शेयर इशू होंगे। तो उस केस के अंदर कंपनी क्या कर सकती है, पार्टली पेड जो शेयर होते हैं ना, उनको फुल्ली पेड में कन्वर्ट कर सकती है बिना पैसा मंगवाए। समझिएगा, जैसे नॉर्मली अपन क्या एंट्री करते हैं, भाई पैसा आता है तो अपन क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मान लीजिए 10,000 शेयर है और उनपे 8 रुपए उन्होंने पे कर रखे हैं और 2 रुपए उनके ड्यू है, तो हमने कहा कि 2 रुपए आपको देने की जरूरत नहीं है, ये जो है बैंक को देने की जरूरत नहीं है, आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, इसकी बजाय हम क्या कर देंगे, आपको रिजर्व से जो वो सेट कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए फ्री रिजर्व से जो टू इक्विटी शेयर कैपिटल जो कर देते हैं 20,000, ठीक भाई। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। मेरा क्वेश्चन ये है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, कि हम फुल्ली पेड बोनस शेयर के लिए ये तीनों रिजर्व यूज कर सकते हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और फ्री रिजर्व। अगर किसी को इसमें दिक्कत है तो चिंता नहीं करें, अपन अभी जो इसके सेक्शन भी देख लेंगे, ताकि कोई, हम ये तीनों रिजर्व जो वो यूज कर सकते हैं। पार्टली पेड को फुल्ली पेड में कन्वर्ट करने के लिए हम कौन कौन से रिजर्व जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं? पार्टली पेड शेयर्स को फुल्ली पेड में कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन से शेयर्स जो है वो उनका इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या ये तीनों इस्तेमाल हो सकते हैं? इनको मैं, आप सिर्फ इतना बता दीजिए, तो क्या इनको मैं एज इट इज कॉपी, क्लोन और ये पेस्ट इस तरीके से अगर कर देता हूँ, तो क्या ये सही है या गलत है? फुल्ली पेड पर ही होते हैं, लेकिन किया जा सकता है ऐसा, उसमें भी मना नहीं है कि फुल्ली पेड जो है। क्वेश्चन ये है कि क्या ये CRR और सिक्योरिटी प्रीमियम इस्तेमाल हो सकते हैं क्या? क्या CRR और सिक्योरिटी प्रीमियम जो इस्तेमाल हो सकते हैं क्या? देखो, थोड़ा सा समझिएगा, मैं आपको बताता हूँ पहले। सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल कौन सा कर सकता है? सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013।
देखो सेक्शन 65 जो है वो क्या कहता है, सिक्योरिटी प्रीमियम का आप इस्तेमाल कर सकते हो। और सिक्योरिटी प्रीमियम का उन्होंने इस्तेमाल क्या लिखा है, सिक्योरिटी नॉट विद स्टैंडिंग, किसी भी में बताते हुए सिक्योरिटी प्रीमियम जो वो अप्लाइड बाय कंपनी किस में किया जा सकता है, यहाँ पर समझिएगा, टुवर्ड्स द इश्यू ऑफ अनइश्यूड शेयर ऑफ द कंपनी टू द मेंबर ऑफ कंपनी एज फुल्ली पेड बोनस शेयर। अगर आप फुल्ली पेड बोनस शेयर इश्यू कर रहे हैं तो उस केस के अंदर आप सीआरआर क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर पार्टली पेड को आप फुल्ली पेड के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उस वक्त आप रिजर्व का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उस केस के अंदर जो है क्या सिक्योरिटी प्रीमियम इस्तेमाल हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। फिर अपन ये भी बात करेंगे कि क्या पार्टली पेड जो फुल्ली पेड के अंदर जो है वो कन्वर्ट किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते। पहली चीज तो क्या ये समझ आई कि सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कब किया जा सकता है, जब आप कौन सा इश्यू कर रहे हो, एज फुल्ली पेड बोनस शेयर, फुल्ली पेड बोनस शेयर के लिए जो इस्तेमाल कर रहे हो। सीआरआर के लिए कौन सा सेक्शन है भाई, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत आसान सा टॉपिक है ना, इसमें और कुछ है ही नहीं, बस ये एक दो पॉइंट ही है। सेक्शन 69 है जो कि किसके बारे में बात करता है, सीआरआर के बारे में बात करता है। और इससे क्वेश्चन अगर कोई ढंगा क्वेश्चन बनेगा तो सिर्फ यही क्वेश्चन बनेगा। क्या लिखा है इसका सेकंड क्लोज कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट may be applied by the companies in paying up unissued share of the companies to the issued to member of the company as fully paid bonus share। समझ आ रही है बात कि भाई सेक्शन 52 कहता है कि आप फुल्ली पेड बोनस शेयर इश्यू करो तो सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल कर सकते हो, बाकी नहीं कर सकते हो। सीआरआर क्या कहता है, सेक्शन 69 क्या कहता है कि आप सीआरआर का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप फुल्ली पेड बोनस शेयर इश्यू करते हो तो उस केस के अंदर, अगर पार्टली को जो है वो फुल्ली पेड में कन्वर्ट कर रहे हो तो उस केस के अंदर इनका इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन आता है कि क्या फ्री रिजर्व जो है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है क्या, कि पार्टली पेड को फुल्ली पेड में कन्वर्ट करने के लिए कोई मना नहीं करता, आप आराम से कर सकते हैं, कोई उसके बारे में जो वो रोक नहीं है, क्योंकि फ्री रिजर्व जो है। अब पहला क्वेश्चन ये है, एक थोड़ा सा आप सोच के बताइएगा, फ्री रिजर्व जो है वो कौन से है, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या एक फ्री रिजर्व है या नहीं है, या फ्री रिजर्व किसे कहा जाएगा, कोई रिजर्व जो है वो फ्री रिजर्व है या नहीं है, ये कैसे पता करते हैं, कोई रिजर्व जो है वो फ्री रिजर्व है या नहीं है, ये हम कैसे पता करते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, कोई रिजर्व जो फ्री रिजर्व है या नहीं है ये कैसे पता करते हैं। पिछली बार शायद ये एबीएसटी के अंदर एक क्वेश्चन भी था कि इसमें से कौन कौन से फ्री रिजर्व जो है वो है। फ्री रिजर्व वो जो स्पेसिफिक पर्पज के लिए नहीं हो, लिखा है आपकी भावनाएं सही है लेकिन आपने लिखा गलत है, समझिएगा। फ्री रिजर्व जो है वो कंपनीज एक्ट के अंदर कैसे लिखा है कि फ्री रिजर्व वो रिजर्व है जिनसे आप डिविडेंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर सेक्शन 52 के अंदर इसके 5 यूज के बाद एक छठा यूज लिख देते हैं कि भाई सिक्योरिटी प्रीमियम से डिविडेंड जो वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम क्या हो जाता, फ्री रिजर्व हो जाता। या फिर जैसे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है जो स्पेसिफिक पर्पज के लिए, लेकिन इस कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के जो है उसके यूज के अंदर ये लिखा दिया जाता अगर कि इससे जो है वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, तो ये भी क्या हो जाता, फ्री रिजर्व हो जाता। समझ आ रही बात। तो फ्री रिजर्व जो है वो क्या है, फ्री रिजर्व क्या है, वो रिजर्व जिनसे डिविडेंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, वो सारे के सारे क्या है आपके फ्री रिजर्व है। मतलब जिनके ऊपर इस जिनके यूज जो है वो लिमिटेड नहीं है, वो सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, फ्री रिजर्व हो जाएंगे। हम एक और रिजर्व पढ़ते हैं, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। क्या वो आपका फ्री रिजर्व है, नहीं। क्यों, क्योंकि वहां पर अपन जब पढ़ रहे थे तभी हमने कहा था कि जो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर के रिडम्पशन के लिए ही किया जाएगा, अदरवाइज जो वो नहीं किया जाएगा।
समझ आ रही बात? अब जो है अपन ने इसके बाद में बोनस शेयर छोटा सा ही है, अब इसके अंदर एक और सेक्शन है, सेक्शन 63 जो बोनस शेयर के बारे में बात करता है, उसको अपन यहाँ साथ ही देख लेते हैं। हम्म। देखो यहाँ भी इन्होंने क्या लिखा है, अब इसके बाद में अपन जो है वो इसके बारे में बात करेंगे कि पार्टली पेड जो फुल्ली पेड के अंदर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ए कंपनी में इश्यू फुल्ली पेड बोनस शेयर, फुल्ली पेड बोनस शेयर अगर आप इश्यू करना चाहते हो टू इट्स मेंबर इन एनी मैनर व्हाट्स एवर आउट ऑफ, तो कहाँ से कर सकते हो, उन्होंने कहा कि आप कर सकते हो कहाँ कहाँ से, इसके फ्री रिजर्व से कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकते हो, और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट नो इश्यू ऑफ बोनस शेयर शैल बी मेड बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व क्रिएटेड बाय द रिवैल्यूएशन ऑफ असेट। और इस पे क्वेश्चन आप बहुत एग्जाम के अंदर देखोगे कि हमारे पास रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा है, क्या उसका इस्तेमाल करके हम बोनस शेयर इश्यू कर सकते हैं? नहीं। नो मतलब नो, जैसा तापसी पन्नू कहती है कि नो मीन्स नो, तो ये जो है वो सीधा नो मतलब नो है कि नहीं कर सकते। नो कंपनी सेल कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट और रिजर्व फॉर द पर्पज ऑफ इश्यूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर अंडर सबसेक्शन 1 अनलेस कि अगर आपको फुल्ली पेड बोनस शेयर इश्यू करने हैं तो उसके इसके अंदर आपको ये सारी कंडीशन जो सेटिस्फाई करनी होगी। क्या? इट इज ऑथोराइज बाय इट्स आर्टिकल, एक तो वो आर्टिकल के द्वारा ऑथोराइज होना चाहिए, और दूसरा क्या है, इट हैज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड बीन ऑथोराइज्ड इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, और दूसरा क्या है, रिकमेंडेशन जो है वो बोर्ड देगा और उसके बाद में जो जनरल मीटिंग के अंदर उसे क्या किया जाएगा, रेजोल्यूशन पास करके ऑथोराइज किया जा सकता है। समझ आ रही बात? ये ऐसे कैसे प्रोविजन डिविडेंड के अंदर भी पढ़ने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं कि अल्टीमेटली जो बोर्ड है वो क्या करता है, रिकमेंडेशन देता है, और शेयर होल्डर जो है वो क्या करते हैं, उसको अप्रूव कर सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन शेयर होल्डर अपने आप से चाहे तो क्या बोनस शेयर इश्यू करवा सकते हैं क्या? नहीं। पहले क्या है, बोर्ड रिकमेंड करेगा, फिर उसके बाद में जनरल मीटिंग में आएगा और जनरल मीटिंग वो ऑथोराइज कर सकते हैं। तो अगर शेयर होल्डर चाहे तो क्या बोनस शेयर इश्यू कर सकते हैं क्या? नहीं। समझ आ रही बात? सेम एज इट इज प्रोविजन दे रखा है डिविडेंड के लिए भी। डिविडेंड के केस में भी अगर बोर्ड जो है वो नालायक होकर बैठ जाए और वो रिकमेंड करना बंद कर दे, तो क्या शेयर होल्डर जो उसे रिकमेंडेशन देने के लिए बाध्य कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो अल्टीमेटली जब बोर्ड जो है वो लेके आएगा कि भाई हम बोनस शेयर देना चाहते हैं, और फिर जनरल मीटिंग के अंदर उसके ऊपर रेजोल्यूशन पास होगा, और अगर रेजोल्यूशन पास होगा तो ही जो बोनस शेयर इश्यू किया जा सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये तो आपने फुल्ली पेड बोनस शेयर के बारे में बात की, पार्टली पेड को फुल्ली पेड में कन्वर्ट करने के लिए रिजर्व का इस्तेमाल किया जा सकता है, ये कहाँ पर लिखा है? तो इसके लिए कहा यह जाता है कि इसका मना भी कहीं नहीं किया गया है कि फ्री रिजर्व जो है वो डिविडेंड के लिए भी जो है वो यूज होते हैं, तो मतलब डिविडेंड पे किया जा सकता है उनको। ठीक है, और अगर पार्टली पेड है उसको फुल्ली पेड में कन्वर्ट करना है और फ्री रिजर्व का इस्तेमाल करते हो तो ये कोई भी सेक्शन का वॉयलेशन नहीं है, और क्योंकि ये कोई भी सेक्शन का वॉयलेशन नहीं है इसका मतलब क्या, फ्री रिजर्व का इस्तेमाल करके आप पार्टली पेड को फुल्ली पेड में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके अलावा एक और छोटा सा पॉइंट जो जिस पे क्वेश्चन बनता है वो ये क्वेश्चन बनता है, कंपनी को डिविडेंड देना था और कंपनी के पास पैसा नहीं था, और कंपनी ने कहा कि एक काम करो, डिविडेंड के बदले में जो है क्या कर दो, बोनस शेयर ले लो। क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? कंपनी को डिविडेंड देना था, ठीक है, और उसके पास पैसा नहीं था, और उसने क्या कहा, इस डिविडेंड के बदले में क्या कर लो, बोनस शेयर ले लो। क्या ऐसा किया जा सकता है क्या? नहीं दे सकती है। क्लियर है? तो अब अपन वापस आए अपने नोट्स पे, इस पे। तो देखो यहाँ ध्यान रखिएगा कि भाई अगर फुल्ली पेड बोनस शेयर इश्यू कर रहे हैं तो आप सीआरआर का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम का और फ्री रिजर्व का। सर ये इस सीक्वेंस में क्यों लिखा है? इस सीक्वेंस में लिखने का कारण ये है क्योंकि सीआरआर जो है उसका एकमात्र इस्तेमाल है कि
वो फुल्ली पेड बोनस शेयर के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो जब आप फुल्ली पेड बोनस शेयर का इस्तेमाल कर फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू कर रहे हैं तो सबसे पहले इसका इस्तेमाल करें। इसके लिमिटेड यूज है, 5 यूज है, और ये जो है एकदम फ्री है, तो इसको सबसे लास्ट में यूज करें ताकि आपको क्या होगा, फायदा होगा। क्लियर है? किस तरीके से इशू करेंगे और किस तरीके से होगा, तो कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। अपन क्या करेंगे, एंट्री एंट्री किस तरीके से होगी, CRR अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और फ्री रिजर्व अकाउंट जितनी भी जरूरत है, टू बोनस टू शेयर होल्डर, और फिर बोनस टू शेयर होल्डर, टू बोनस टू शेयर होल्डर, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और यहाँ अगर पार्टली पेड को फुल्ली पेड में कन्वर्ट करना है तो उस केस के अंदर आप फाइनल कॉल जो है वो ड्यू करोगे। तो जैसे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। और बैंक की जगह यहाँ पैसा किससे आ जाएगा, आपका फ्री रिजर्व से आ जाएगा, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। या ये कर सकते हो सीधी एंट्री, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसके लिए 2 एंट्री कर सकते हो कि फ्री रिजर्व टू बोनस फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, और फिर बोनस फॉर इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। इस तरीके से भी कर सकते हो। कैपिटल रिजर्व को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कैपिटल रिजर्व जो है वो उसको अपन आगे जब इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे अभी फ्री रिजर्व की, तब अपन इसको और जो डिस्कस कर देंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम जो है इसमें भी 2 चीज़ें हैं, एक सेबी की गाइडलाइन जो वो अलग है, और एक कंपनीज एक्ट की जो गाइडलाइन वो जो है वो अलग है। सेबी जो है वो कहता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम भी वो सिक्योरिटी प्रीमियम इस्तेमाल हो सकता है जो कैश के अंदर रियलाइज हो, बाकी का जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो इस्तेमाल नहीं हो सकता। जबकि कंपनी एक्ट कहता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम इस्तेमाल हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसको तो सेबी की बातें माननी पड़ेगी, तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम कौन सा इस्तेमाल कर पाएगी, वो वही सिक्योरिटी प्रीमियम इस्तेमाल कर पाएगी जो कैश के अंदर रियलाइज हुआ है। जबकि अनलिस्टेड है तो उसको सिर्फ कंपनी एक्ट की बात माननी है, तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल करेगी, चाहे कैश में आया चाहे नहीं आया। सर ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम कैश में नहीं है, जैसे कि आपने असेट खरीदी और उसके बदले में इक्विटी शेयर दिए और वो भी प्रीमियम पे दिए, तो ये क्या हो गया, आपके शेयर भी इश्यू हो गया और सिक्योरिटी प्रीमियम भी जो आ गया, और कैश भी रियलाइज नहीं हुआ, या किसी लाइबिलिटी के पेमेंट के लिए आप इस तरीके से कर सकते हैं। क्या ये बातें क्लियर है यहाँ तक की? क्या ये बातें क्लियर है यहाँ तक की? एक सेकंड में नोट्स डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि फिर जो अपन यहाँ तक में कोई डाउट हो तो वो लिख दीजिए, तब तक मैं नोट्स डाउनलोड कर लेता हूँ, 2 मिनट दीजिएगा। हम्म। 2 सेकंड है ना, डाउनलोड हो रहे हैं बस। ठीक है भाई, यहाँ तक की बातें क्लियर है। अब देखो जर्नल एंट्री क्या होगा, सबसे पहले अगर आप फुल्ली पेड बोनस शेयर इश्यू कर रहे हो तो उस केस के अंदर क्या होगा, CRR सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, ठीक है। फिर उसके बाद में ऑन इश्यू ऑफ बोनस शेयर, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद में
अपॉन द सैंक्शन ऑफ बोनस शेयर बाय कन्वर्टिंग पार्टली पेड शेयर इनटू फुल्ली पेड। अगर पार्टली पेड है उसको फुल्ली पेड के अंदर कन्वर्ट करना है तो उस केस के लिए क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फ्री रिजर्व अवेलेबल रहेगा, तो फ्री रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर और फिर शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर ये जो है वो बोनस जो भी है वो यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, मतलब पैसा नहीं मंगवाएंगे। ये टेबल है, ध्यान रखिएगा। फुल्ली पेड बोनस शेयर के लिए आप सीआरआर का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्री रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पार्टली से फुल्ली पेड में कन्वर्ट करना है, इन दोनों का इस्तेमाल नहीं हो सकता, सिर्फ फ्री रिजर्व का हो सकता है। बोनस शेयर को हम कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं। सेक्शन 63 जो क्या कहता है कि भाई कंपनी में इश्यू फुल्ली पेड बोनस शेयर टू इट्स मेंबर आउट ऑफ, अब समझिएगा कंपनी के मेंबर कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर? कंपनी के मेंबर कौन है? सर अगर एरियर हुआ उतना उनका सेट असाइड करके रखना पड़ेगा। अगर जैसे एरियर है तो उनका जितना बनता है, या फिर जैसे कन्वर्टेबल होने वाले हैं तो उनके इसके अंदर भी क्या लिख रखा है कंपनीज एक्ट में कि उनका जितना पोर्शन बनता है उतना आपको क्या करना पड़ेगा, साइड में रखना पड़ेगा, ताकि जब वो जो है वो हो जाए तो उस केस के अंदर उनको देना पड़ेगा। एंट्री रिपीट करें पार्टली पेड वाली, देखो पहले उसको मत देखिए, पहले इसको देखिएगा। अपन फाइनल कॉल ड्यू करते हैं तो क्या करते हैं, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, पैसा तो उनसे मंगवाएंगे नहीं, तो अपन सीधी एंट्री जो करें तो क्या करेंगे, फ्री रिजर्व टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, जबकि अपन ये नहीं करके दो एंट्री करते हैं, फ्री रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर, और फिर उसके बाद में अपन क्या करते हैं, इस बोनस टू शेयर होल्डर को क्या करते हैं, शेयर फाइनल कॉल में जो एडजस्ट करते हैं। अल्टीमेटली एंट्री क्या हो रही है, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट हो रही है। क्लियर है भाई यहाँ तक की बातें? आउट ऑफ तीनों दे रखे हैं, उसके बाद में क्या लिखा है कि रिवैल्यूएशन रिजर्व का इस्तेमाल नहीं हो सकता। उसके अलावा कंडीशन क्या कहती है, आर्टिकल से ऑथोराइज होना चाहिए, बोर्ड रिकमेंड करें और उसके बाद में जनरल मीटिंग के अंदर वो क्या हो, ऑथोराइज हो, स्टेचुरी ड्यूज के पेमेंट के अंदर डिफॉल्ट नहीं हो, ऐसा नहीं हो कि कंपनी जो वो स्टेचुरी ड्यूज उनके जो भी बनते हैं उनका पेमेंट करने में डिफॉल्ट कर रही है। और पार्टली पेड तो पहले फुल्ली पेड करो और फिर उसके बाद में जो किया जा सकता है, क्योंकि आपको ये जो सेक्शन 63 के हिसाब से बोनस शेयर करना है तो फुल्ली पेड करना होगा, उसके लिए पहले फुल्ली पेड कीजिए, जो कि आप फ्री रिजर्व से कर सकते हो। बोर्ड ने एक बार अनाउंस कर दिया तो सब्सिक्वेंटली विड्रॉ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि बोर्ड ने एक बार बोल दिया कि बोनस शेयर इश्यू करते हैं और थोड़े टाइम बाद में कहा कि नहीं, बोनस शेयर सेल नॉट बी इशूड इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, ये ध्यान रखिएगा। सेक्शन 61(3) जो वो स्पेसिफिकली मना कर देता है कि बोनस शेयर जो आप डिविडेंड नहीं दे पा रहे हो और डिविडेंड के बदले में आपने बोनस शेयर दे दिया, इस तरीके से आप नहीं कर सकते। ये थोड़ा सा जो सेक्शन 243 जो फ्री रिजर्व के बारे में बात करता है, वो क्या कहता है, फ्री रिजर्व मीन्स सच रिजर्व विच एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट, जो भी अपनी ऑडिटेड बैलेंस शीट है लास्ट वाली, उसके हिसाब से ऑफ ए कंपनी आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, जो डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल है उन सबको अपन क्या कहेंगे, फ्री रिजर्व कहेंगे, प्रोवाइडेड दैट, उन्होंने खुद नहीं लिख दिया कि अगर कोई ऐसा अमाउंट है जो अनरियलाइज्ड गेन है और जो किसके कारण है, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट, असेट को आपने उसकी वैल्यू बढ़ा दी है, इस तरीके से किया है, किसी भी नाम से उसे आप बताओ, किसी रिजर्व के नाम से बताओ, या फिर एनी चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ एन असेट, असेट की कैरिंग अमाउंट में चेंज किया, या फिर लाइबिलिटी जो भी है उसमें किया, या फिर इंक्लूडिंग सरप्लस इन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ऑन द मेजरमेंट ऑफ द असेट और द लाइबिलिटीज ऑफ द फेयर वैल्यू, या फिर आपने कोई भी असेट और लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू में चेंज किया और उस वजह से आपने क्या किया है, रिजर्व क्रिएट किया है। मतलब ये है कि जो एक्चुअल में आपको एक तरीके से रिवैल्यूएशन रिजर्व बना रहे हो, वो चाहे किसी भी नाम से बना रहे हो, कि इसे असेट की जो वैल्यू आपने बढ़ाई और उसके लिए आपने एक रिजर्व क्रिएट किया और रिवैल्यूएशन रिजर्व लिख दिया, या किसी लाइबिलिटी की वैल्यू कम कर दी और आपने उसके लिए एक रिजर्व क्रिएट किया, तो उस केस के अंदर ये वाला जो रिजर्व है
ये आपका फ्री रिजर्व की कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा। ठीक है। सेबी जो है वो क्या कहता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड इन कैश जो है वही इस्तेमाल हो सकता है यहाँ पर, और कंपनी एक्ट कहता है सिक्योरिटी प्रीमियम। इस कारण क्या हो जाएगा, अगर कंपनी लिस्टेड है तो वो कौन सी करेगी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड इन कैश ही इस्तेमाल कर पाएगी, और अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो सिक्योरिटी प्रीमियम चाहे रिसीव्ड इन कैश है या नहीं है, कोई भी कारण कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर एक छोटा सा पॉइंट, कहीं पे अगर डाउट आए तो रुकवा दीजिएगा ना। एक और कहा है कि बोनस के कारण अगर पेड अप कैपिटल जो ऑथोराइज शेयर कैपिटल से ज़्यादा हो जाए तो एक रेजोल्यूशन पास कर दीजिएगा अलग से कि भाई हम ऑथोराइज कैपिटल को बढ़ाना चाहते हैं जनरल मीटिंग में, तभी जो बोनस शेयर जो वो इश्यू हो पाएंगे। जैसे पहले 5 लाख है अपनी पेडअप शेयर कैपिटल, और हम 1:1 कर रहे हैं, मतलब कि हमारी 10 लाख हो जाएगी, जबकि हमारे ऑथोराइज कैपिटल 8 लाख की लिमिट सेट कर रखी है। तो उस केस के अंदर पहले एक रेजोल्यूशन पास करना होगा कि हम हमारे ऑथोराइज कैपिटल 10 लाख करना चाहते हैं, और फिर बोनस जो वो आप इश्यू कीजिएगा। इफेक्ट ऑफ बोनस शेयर, बोनस शेयर से क्या होगा, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, आपके रिजर्व से पैसा शेयर कैपिटल में चला जाएगा। रिडक्शन इन ईपीएस, अर्निंग पर शेयर आपका कम हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे। एंड अदर पर शेयर वैल्यू, आपके पर शेयर वैल्यू जो वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फेवरेबल एक्ट कंसिडर्ड बाय मार्केट, मार्केट जो नॉर्मली जब भी बोनस शेयर इश्यू किए जाते हैं तो उसके लिए फेवरेबल एक्ट करता है, कोई जरूरी नहीं लेकिन नॉर्मली करता है। एडजस्टमेंट इन मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस थोड़े टाइम में जो है वो फ्लक्चुएट होती है लेकिन बाद में क्या हो जाती है, उसकी रियल वैल्यू के ऊपर आ जाती है। और रिडक्शन इन अकोमलेटेड प्रॉफिट, आपका जो भी अकोमलेटेड प्रॉफिट है उसमें से जो है वो आपका अमाउंट इसमें कैपिटल के अंदर चला जाता है। यहाँ तक में कोई डाउट हो तो बताइए भाई। क्लियर है यहाँ तक का? तो यहाँ तक में कोई डाउट नहीं? तो ये आपका बोनस शेयर इतना ही है, छोटा सा ही टॉपिक है। और अभी जो है वो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर एबीएसटी जो है उनके लिए वापस क्लास है, वो कौन सी, राइट शेयर जो अपन डिस्कस करेंगे। जस्ट 5 मिनट का ही ब्रेक है ना, 6 बजे वापस शुरू कर देंगे अपन। ठीक है, 6 बजे जो सिर्फ एबीएसटी वालों के लिए है, ईएफएम के लिए एक बोनस शेयर लिख रखा था, तो बोनस शेयर जो वो अपना हो जाता है यहाँ पर। ओके, 6 बजे अपन जो वापस मिलते हैं, राइट शेयर जो डिस्कस करते हैं।